इससे पिछली वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होना था उसको हमने पढ़ा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड borrowing from other constitutions. The first meeting was held in Constitution Hall, now the Central Hall of the Parliament House. सच्चिदानंद सिन्हा become temporary president और सच्चिदानंद सिन्हा को इसका एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रेसिडेंट बनाती है और उसके बाद जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब तक राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने रहते हैं और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये दोनों पॉइंट्स आपको ठीक तरह से याद रखने, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसके पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा, फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, जस्ट आफ्टर 2 डेज 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर इलेक्ट करते हैं और इसके 2 दिन बाद, इसमें अगर आप 2+ करेंगे तो 13 दिसंबर आएगा। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन जो था वो इसके अंदर मूव किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म्स द हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द प्रेम्बल। और हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसका ये एक हिस्टोरिकल बेसिस बना के तैयार करता है। इस रेजोल्यूशन का मीनिंग ये था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बनने जा रहा है और वो कैसे बनेगा, क्या क्या बातें उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, वो सब इस रेजोल्यूशन में रखा गया। कंटेन्ड 8 मॉरल वैल्यूज, इसमें 8 मॉरल वैल्यूज हैं and this is based on the resolution of our constitution gave institutional expression to their fundamental commitments, equality, liberty, democracy, sovereignty and the cosmopolitan identity। इसका मतलब इस रेजोल्यूशन पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जिसमें जिस बात का कमिटमेंट था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमें इक्वलिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, डेमोक्रेसी मिलेगी और भारत एक सॉवरेन कंट्री होगा, ये सब बातें इसके अंदर कही गई और इसको फॉलो भी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ बिफोर द पार्टीशन और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस चलता रहा आफ्टर द पार्टीशन और ये कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसको समय लगा। भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पार्टीशन हुआ था भारत का, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्टेट बने। उस दौरान भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त कम्युनल वायलेंस थी, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा था, यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा था। यहाँ से वहां जो ट्रेन आ रही थी और जो ट्रेनें वहां जा रही थी उन ट्रेनों के अंदर लाशों का ढेर जा रहा था और उस वक्त एक प्रकार की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी और सोशल इनस्टेबिलिटी थी, लोगों का सोशल स्टेटस जो था वो चेंज होता जा रहा था और एक्सट्रीम इनइक्वलिटी भी थी। बहुत ज्यादा जो लोग थे वो डिप्राइव थे और गरीब थे, तो एक्सट्रीम इनइक्वलिटी थी। इस सारे बैकड्रॉप के बीच के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा था। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यू टू पार्टीशन अंडर प्लान ऑफ 3 जून 1947 द नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली वर रिड्यूस टू 99। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया और पार्टीशन की बात क्लियर हो गई, उस समय 3 जून को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी मेंबर्स को डिवाइड कर दिया गया। वो मेंबर्स जो पाकिस्तान वाले रीजन से इलेक्ट होकर आए थे वो इसमें से रिड्यूस कर दिए गए और अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे वो बचे 299। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर प्रिपेयर हो चुका था 26 नवंबर को और उसी दिन हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। 24 जनवरी को 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने सिग्नेचर की और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स यानी एक्टिवेट हुआ 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स ने 2 महीने बाद उसको क्यों उन्होंने अप्लाई किया, क्यों उसको एग्जीक्यूट किया, रीजन क्या था इसके पीछे?
तो इसके पीछे रीजन आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा। जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, जो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1929 में, और उस लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस रेजोल्यूशन के हिसाब से कांग्रेस ने ये तय किया था कि हर साल 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और तभी से कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करती आ रही थी। तो ये डे एक मेमोरेबल डे था। पर भारत इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर के कुछ समय बाद ही 26 जनवरी आ रही थी। ये एक मेमोरेबल डे था, और इसको मेमोरेबल बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने ये तय किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे 26 जनवरी 1950 को। द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन एंड प्रोसीजर। The assembly had 28 members from SC. Congress dominated the assembly, occupying as many 82% of seats in assembly after the partition. पार्टीशन के बाद जो 299 मेंबर्स रह गए थे, उनमें से 82% मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और बाकी जो मेंबर्स थे वो अदर पार्टी से या इंडिविजुअल इलेक्ट होके आए थे। Only one provision of the constitution was passed without any debate. द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो रहा था, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस किया, डिलिब्रेशन किया, जैसे कि भारत के अंदर सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन क्या होगा, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया, और उनके अंदर लोगों के बीच में डिस्कस भी हुआ, डिबेट भी हुई। एक रेजोल्यूशन ऐसा था जो बिना किसी डिबेट के, जिसके पर सब लोग जो थे वो कॉन्सेंसस था, और वो जो टॉपिक था वो था यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि भारत की आजादी के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो भी कोई इंडियन होगा और 21 ईयर एज से अबव होगा वो सब वोट कर पाएगा। The Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. Usually, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad chaired these committees. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक स्टेट मैटर को डील करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ऐसे अलग अलग कमिटीज थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय उन अलग अलग टॉपिक्स को डील किया। और ज़्यादातर जो इसके चेयरमैन थे, कुछ कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, किसी के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के हम पढ़ चुके हैं भीमराव अम्बेडकर थे, एक आध कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पूरी असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। The assembly met for 166 days, spread over 2 years and 11 months and 18 days. असेंबली ने टोटल 166 डेज तक अपनी मीटिंग्स चलाई। वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे खास बात ये थी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करते समय कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार होगा वो एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ये इस बात पर बेस्ड होना चाहिए इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट कमिटेड हो और लोगों के वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम करे। राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और हमारे यहाँ पे जो 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में सही बैलेंस रखा गया। कोई एक ऑर्गन को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई, बाकी दोनों ऑर्गन के ऊपर वो डोमिनेट करे। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द फेडरल अरेंजमेंट which would distribute government powers between the legislature and the executive। इसका मतलब ये हुआ, इसने एक सिस्टम, हमने भारत के संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सिस्टम अडॉप्ट किया और फेडरल अरेंजमेंट्स भी किए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर्स होती है गवर्नमेंट की वो डिवाइड होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। फेडरल अरेंजमेंट में जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए। प्रिंसिपल्स जो फॉलो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, फर्स्ट, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जहाँ तक हो सके एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया गया, यानी ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर आए थे।
और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने कमेटी के थ्रू काम किया, हमने पढ़ चुके हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर डिफरेंट कमिटीज़ थी जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करती थी। कुछ कमेटी थी जो प्रोसीडरल थी, जिनको ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था, और कुछ परमानेंट कमेटी थी, मौलिक या सब्सटेंटिव कमिटीज़ थी। प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन, हर बात को जोर ज़बरदस्ती किसी बात को नहीं अपनाया गया, हर बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, हर पॉइंट को डिस्कस किया गया, और आफ्टर द डिलिब्रेशन विचार विमर्श करने के बाद इन चीज़ों को अपनाया गया। रूल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लॉज बाय क्लॉज, और हर क्लॉज को डिस्कशन किया गया। 3 रीडिंग एंड अडोप्शन ऑफ द प्रोविजंस, और उसके बाद 3 रीडिंग हुई और उसके बाद प्रोविजंस को अडोप्ट किया गया। और कुछ उसमें प्रोविजंस वो हमने वर्ल्ड के जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं बड़े बड़े देशों के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई चीज़ों को हमने अडोप्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया है, कुछ हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, और जहाँ से हमें अच्छा कुछ एक्सेप्ट करने को मिला वहाँ से हमने उसको एक्सेप्ट। बोरोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इंडिया के अंदर वो प्रोविजंस अडॉप्ट की। वाइल इवॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द फाउंडिंग फादर्स डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर कंट्रीज। हमने अनुभवों से और उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उससे सीखने में कोई गुरेज नहीं किया। हमें लगा कि उनके एक्सपीरियंस हो चुका है उन देशों को और उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें अपनाई हैं तो उसको हमने लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने केवल मेयरली इमिटेशंस, हमने ऐसा नहीं कि उनके प्रोविजन को वहाँ से उठाया, कॉपी किया और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दे वर स्क्रूटनाइज एंड मॉडिफाइड टू सूट इंडियन कंडीशन एंड प्रॉब्लम। उनको भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया, स्क्रूटनाइज किया और उसके बाद उन प्रोविजंस को हमने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि हमने एज इट इज़ जैसा उन कॉन्स्टिट्यूशन में था उसको हमने वैसा ही अपना लिया। देखते हैं हमने क्या क्या प्रोविजंस अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर के अंदर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट से ही गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बनती है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर। रूल ऑफ लॉ, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर की जो पोस्ट है हमने, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून कैसे बनाया जाता है भारत में, इसको हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की जो चार्टर अडॉप्ट किया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या होती है, इसके लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, उसी चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। लास्ट ईयर तक ये एक सेपरेट चैप्टर था, पर इस बार सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है और कुछ टॉपिक को इस चैप्टर में डाल दिया है, तो ये टॉपिक इस चैप्टर में आ चुका है। मैं आगे वाले वीडियोज़ में इसको डिस्कस करूँगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, और वहाँ ये स्लोगन दिया गया और वहीं से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और जो क्वासी फेडरल ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि भारत का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कंप्लीट फेडरल नहीं है, वो आधी तो फेडरल है, 50% फेडरल है और 50% जो है वो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। और कुछ रेजिडुअल पावर्स जो है, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो पावर्स उनको याद आई, जो सब्जेक्ट उनको याद है, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया। उसके बाद भी कुछ पावर्स ऐसी थी जो उनके पास उनको उस वक्त याद नहीं आई जब कॉन्स्टिट्यूशन वो लिख रहे थे मेंबर्स, तो वो पावर्स उन्होंने दी है पार्लियामेंट को, और ये प्रोविज़न भी हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।